हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अनामिका विद्यार्थी वॉरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बुद्धि को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इंटेलिजेंस है क्या। बुद्धि, व्हाट इज इंटेलिजेंस। इसे जानने से पहले थोड़ा सा हम बुद्धि के इतिहास को देखते हैं। सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में किया था और इसी समय लोगों का ध्यान बुद्धि की तरफ इन्होंने आकर्षित किया था। उसके बाद 1890 में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक एक पुस्तक बुद्धि से संबंधित प्रकाशित हुई, जो कि कैटल जी ने दिया था। अब आइए हम थोड़ा सा बुद्धि के परिभाषा के बारे में जानते हैं, जिससे हम बुद्धि को विस्तृत रूप से समझ सकते हैं कि बुद्धि क्या है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या है बुद्धि? एक विधि है कार्य करने की। ये बात किसने कहा था? ये बात वुडवर्थ जी ने कहा था। वुडवर्थ, W फॉर वुडवर्थ और W फॉर कार्य, वर्क। ठीक है, W फॉर वुडवर्थ और W फॉर वर्क। तो इससे हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। वैसे आप लोग अपने अपने तरीके से ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ट्रिक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जो कि आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अगर परिभाषा को थोड़ा सा समझ के पढ़ा जाए तो परिभाषा को रटना पड़ेगा ही नहीं। थोड़ी सी ट्रिक से याद किए जाए तो परिभाषा को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वुडवर्थ जी ने क्या कहा था? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अब आपको ये भी समझ में आ गया बुद्धि क्या है। बुद्धि एक विधि है कार्य करने की। ठीक है, अब सेकंड हम देखते हैं, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है, मतलब बुद्धि अमूर्त है। ठीक है, बुद्धि क्या है? अमूर्त है, जिसको कि देखा नहीं जा सकता। क्या आप बुद्धि को देख सकते हो? किस कलर का है, कैसा है, दिखने में कैसा है, बुद्धि का वेट कितना है? आप लोग कुछ भी नहीं देख सकते ना। तो इसीलिए कहा गया बुद्धि अमूर्त है। और टर्मन जी ने कहा है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। जो भी चिंतन अमूर्त रूप से किया जाए उसकी योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। तो टर्मन जी ने क्या कहा? बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अब यहाँ क्या है? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। इसको किसने कहा था? बकिंघम ने। मतलब बुद्धि एक योग्यता है सीखने की। ठीक है, तो अब यहाँ पर वुडवर्थ मतलब वर्क, जहाँ भी कहीं बुद्धि कार्य करने की एक विधि के रूप में दिखाई दे, जहाँ भी कार्य के रूप में दिखाई दे, जिस परिभाषा में कार्य का जिक्र हो, वहाँ पे हमेशा आपको वुडवर्थ मार देना है। और जहाँ कहीं भी अमूर्त चिंतन दिखे, टर्मन यहाँ भी रहा है, अमूर्त में भी रहा है, मतलब टर्मन जी ने कहा था बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, सीखना। ठीक, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, इसको कहा क्या था? बकिंघम ने। अब यहाँ देखिए, बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन की योग्यता है। बुद्धि क्या है? समायोजन की योग्यता। समायोजन मतलब हम जब भी किसी नई परिस्थितियों में होते हैं और नई समस्याओं से घिरे होते हैं, अगर वहाँ पर हम समायोजन कर लेते हैं, उसके अनुरूप ढल जाते हैं, प्रॉब्लम का निवारण कर लेते हैं, तो उसी चीज़ की योग्यता ही क्या होती है? बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन की योग्यता है। इसको किसने कहा? स्टर्न जी ने कहा। तो आई होप आपको परिभाषा तो बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बुद्धि है क्या। अब आगे थोड़ा सा बुद्धि की विशेषताओं के बारे में देखते हैं, जिससे आपको इसके बारे में और जानकारी हो जाएगी। बुद्धि की विशेषताएं। ठीक, बुद्धि क्या है? जन्मजात या प्राकृतिक योग्यता है। जो ये बुद्धि होता है हम जन्मजात रूप से पाते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या है? बुद्धि एक योग्यता है, जैसा कि हमने अभी ऊपर परिभाषाओं में भी बता दिया कि बुद्धि एक योग्यता है। किस चीज़ की योग्यता? समायोजन की योग्यता है, अधिगम की योग्यता है। समायोजन, किसी भी नई परिस्थितियों में अगर हम समायोजित कर लेते हैं, उसके अनुसार ढल लेते हैं, तो वही योग्यता ही हमारी क्या है? बुद्धि है। अधिगम की योग्यता है। अधिगम मतलब किसी भी चीज़ को सीखना, मतलब सीखने की योग्यता बुद्धि है। और अमूर्त चिंतन है। ठीक है, जो भी हम चिंतन करते हैं अमूर्त रूप से, वही बुद्धि है। अब बुद्धि परिवर्तनशील और विकासशील भी होता है, मतलब समय के अनुसार बुद्धि परिवर्तनशील और विकासशील भी होता है। अब नेक्स्ट क्या है? बुद्धि पर वातावरण एवं वंशानुक्रमण, प्रशिक्षण एवं शिक्षा आदि का प्रभाव पड़ता है। देखिए,
यहाँ पर वंशानुक्रम जो होता है, वंशानुक्रम उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो हमारी बुद्धि होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे माता पिता, हमारे जो दादा परदादा होते हैं, उन्हीं के अनुसार हमारे अंदर भी समाहित होता है। तो ये जो वंशानुक्रम होता है उसकी भूमिका बुद्धि में 80% होती है, और ये जो वातावरण होता है उसका बहुत ही कम, ओनली ये 80 है, ओनली 20% होता है। ठीक है, अब देखते हैं बुद्धि के प्रकार। थांडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। किसके अनुसार? थांडाइक जी ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, और गैरेट जी ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से प्रकार? सबसे पहला यांत्रिक बुद्धि। इस यांत्रिक बुद्धि को ही मूर्त अथवा स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। तो पहला यांत्रिक बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, और तीसरा सामाजिक बुद्धि। गैरेट जी ने भी यही 3 बुद्धि के बारे में बताया है। तो अब सबसे पहले देखते हैं यांत्रिक बुद्धि क्या होता है। यांत्रिक बुद्धि से तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा उसका प्रयोग करने की योग्यता है। दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के उपकरणों के प्रयोग में इस बुद्धि की आवश्यकता होती है। मतलब दोस्तों, जो ये हमारे बीच बहुत सारे भौतिक वस्तुएं हैं, बहुत सारे उपकरण हैं, इनको बनाने में बुद्धि का ही यूज होता है, लेकिन इसमें दिखता भी है कि किस प्रकार से किस चीज़ का यूज किया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ है जो हमें मूर्त रूप से दिखती है, तो उसमें लगे हुए बुद्धि को ही यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं अमूर्त बुद्धि। पढ़ने, लिखने, तार्किक चिंतन, मनन में इस बुद्धि की आवश्यकता होती है। जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो चिंतन करते हैं, क्या वो हमें मूर्त रूप से दिखता है? क्या हमारा पढ़ना मूर्त रूप से दिखता है? क्या हमारा चिंतन मनन मूर्त रूप से दिखता है? नहीं दिखता ना, ये अमूर्त होता है। ठीक है, तो पढ़ने, लिखने, तार्किक चिंतन, मनन में इस बुद्धि की आवश्यकता होती है। ऐसे बुद्धि वाले प्रायः कलाकार, चिंतन वैज्ञानिक, लेखक, अध्यापक आदि होते हैं। अमूर्त बुद्धि का सर्वोच्च रूप गणित और विज्ञान के सूत्रों और समीकरणों तथा दार्शनिक विचारों में परिलक्षित होता है। जो दार्शनिक होते हैं, वो जो विचार करते हैं, उससे हमें अमूर्त बुद्धि के बारे में पता चलता है, और इसका सर्वोच्च रूप गणित विज्ञान के सूत्रों और समीकरणों में दिखता है। ठीक है, अब यहाँ तीसरा क्या है? सामाजिक बुद्धि। ठीक है, दैनिक जीवन की विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य बनाने में इस बुद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नई नई परिस्थितियों में तुरंत समायोजन कर लेते हैं, नई नई परिस्थितियों में जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते जुलते हैं, और तुरंत उसमें सामंजस्य बैठा लेते हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग ही इस प्रकार की बुद्धि सामाजिक बुद्धि कहलाती है। जैसे नेता हो गए, अभिनेता हो गए, व्यापारी हो गए, ये सारे सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य बनाने में बहुत सक्षम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक। तो बुद्धि को निर्धारित करने वाले 2 कारक हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम की भूमिका बुद्धि को निर्धारित करने में ज़्यादा होती है। वंशानुक्रम 80% बुद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, और वातावरण ओनली 20% प्रभावित करता है। तो बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक है वंशानुक्रम और वातावरण। अब बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बुद्धि के सिद्धांत के बारे में अपने अपने तरीके से बताया है, लेकिन यदि हम इतने सारे सिद्धांत को इसी एक वीडियो में डिटेल में पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने 2-3 सिद्धांत को थोड़ा सा पढ़ाया है, बाकी सबको शॉर्ट में पढ़ा दिया है। फिर जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो एक एक सिद्धांत के बारे में अलग अलग पढ़ा देंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बुद्धि का सिद्धांत पहला क्या है? एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत को अल्फ्रेड बिनेट ने 1911 में दिया था। इसमें एक कारक होता है, वो होता है सामान्य कारक। मतलब बुद्धि को निर्धारित करने के लिए ओनली एक कारक जिम्मेदार होता है। बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जिसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। बाद में इस सिद्धांत को लोगों ने बहुत विरोध किया और बताया कि बुद्धि में एक कारक सिद्धांत होता ही नहीं, बल्कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं जो बुद्धि को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो इसका एक कारक सिद्धांत को बाद में अमान्य कर दिया गया। अब सेकंड देखते हैं द्विकारक सिद्धांत। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसीलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। द्विकारक सिद्धांत
टू फैक्टर थ्योरी, इस सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन हैं, जो कि 1904 में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। इसमें इन्होंने बुद्धि के 2 कारक बताए, ठीक है। एक बताया सामान्य कारक, जो लगभग सभी लोगों में होता है सामान्य कारक। एक विशिष्ट कारक होता है। विशिष्ट कारक का मतलब होता है जो हम अर्जित करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों की आंकिक कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग संगीत में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग गायन वादन में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग गणित में बहुत अच्छे होते हैं। मतलब जो बुद्धि होता है, इसके 2 कारक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला सामान्य कारक जो कि जन्मजात होता है, और दूसरा विशिष्ट कारक जो कि अर्जित होता है, ठीक है। बाद में स्पीयरमैन ने इसमें एक और कारक को जोड़ लिया, तब यह त्रिकारक सिद्धांत कहलाया, ठीक है। बाद में स्पीयरमैन ने एक और कारक को जोड़ दिया, फिर बाद में यह सिद्धांत त्रिकारक कहलाया। अब नेक्स्ट आता है बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो थार्नडाइक जी हैं। थार्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है, उतने कारक बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। मतलब ये जो थार्नडाइक जी ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है, इन्होंने कहा है बुद्धि के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। मल्टी फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, कोई एक कारक इसमें नहीं होता, बल्कि बहुत सारे कारक होते हैं जिसका कि नाम नहीं दिया है। तो थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से किया। और बालू के ढेर से क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे कारक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत और परमाणुवाद सिद्धांत भी कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में कि इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत अथवा परमाणुवाद सिद्धांत भी कहते हैं। अब आता है समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रवर्तक थर्स्टन जी हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने 1938 में किया था, और इनकी एक पुस्तक भी आई थी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ठीक है, प्राथमिक मानसिक योग्यता। इसमें इन्होंने 7 कारकों को प्रमुख बताया है। जो समूह कारक सिद्धांत है, इसको थर्स्टन जी ने दिया था, और इसमें इन्होंने 7 कारकों को जिम्मेदार ठहराया था। तो ये 7 कारक कौन कौन से हैं? आंकिक कारक, कुछ लोग गणित में बहुत अच्छे होते हैं, अंक में बहुत अच्छे होते हैं, वो है आंकिक कारक। कुछ लोग शब्द में, हिंदी में शब्द में बहुत अच्छे होते हैं, वो है शाब्दिक कारक। स्थानिक कारक, जैसे हम नई नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ के गलियों को, वहाँ के सड़कों को बहुत समझ नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं नए जगह पे जाते हैं फिर भी तुरंत समझ जाते हैं, तो ये स्थानिक कारक हुआ। वाक्पटुता कारक, कुछ लोग इसको वर्ड फ्लुएंसी कहते हैं, मतलब उसके बोलने की कैपेसिटी बहुत, प्रवाह गति बहुत तेज होती है, तो वो होता है वाक्पटुता कारक। और कुछ लोग की मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, वो है स्मृति कारक। कुछ लोग की तार्किक कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, वो है तार्किक कारक। और प्रत्याक्षात्मक कारक, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में लोग उपस्थित होते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो है प्रत्याक्षात्मक कारक। तो समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था, जिसने 7 कारक को बुद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया था। अब है पदानुक्रमिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक फिलिप बर्नन जी हैं। इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछता, इसलिए आप इतना जान लीजिए कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक फिलिप बर्नन जी है, इस नाम को याद रखिएगा। त्रिआयामी सिद्धांत क्या है? त्रिआयामी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक गिलफोर्ड जी हैं। इस सिद्धांत से क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसीलिए इस सिद्धांत के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जिसे आप देखिएगा, ताकि आपके एग्जाम बहुत आसानी से क्वालिफाई हो सकें। अब बहुबुद्धि सिद्धांत, ये भी बहुत ही फेमस सिद्धांत है। इस सिद्धांत को 1983 में हार्वर्ड गार्डनर जी ने दिया था, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे जी ने किया था। इसमें इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। त्रितंत्र सिद्धांत, ठीक है, इस सिद्धांत के प्रवर्तक स्टैनबर्ग जी हैं। 1985 में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्या है? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कैटल जी ने किया था, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कैटल जी ने किया था। देखिए दोस्तों, ये जो बुद्धि नामक टॉपिक है, ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। इसको अगर एक वीडियो में कवर करेंगे तो आप बोर होने लगेंगे, इसलिए इसमें जो भी बची हुई चीज़ें हैं, मतलब कि बुद्धि मापन हो गया, बुद्धि लब्धि हो गया, और ये जो सारे सिद्धांत पढ़ाए हैं, इसको डिटेल में, इसको हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आप बोर भी ना हो और आराम से पढ़ भी लें, ठीक है।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।